आज हम चर्चा करेंगे प्रतिरक्षी अणु की संरचना पर। प्रतिरक्षी यानी जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित है। पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिरक्षी क्या होता है। जब कोई प्रतिजन या एंटीजन, जो जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है या बाहरी प्रोटीन होती है, जो हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न करने का कार्य करती है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो रक्त में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लसिकाणु होते हैं, वे उसे जो है निष्क्रिय करने का जो है काम करते हैं। तो निष्क्रिय करने के लिए वे एक प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं जिसे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो ये हमारा शरीर इन प्रतिरक्षियों को बनाता है प्रतिजन या एंटीजन के अगेंस्ट। प्रतिजन के लिए शरीर प्रतिरक्षी तैयार करता है। ये सामान्य रूप से जो है गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं, जिनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो इनको हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं और इन्हें हम अंग्रेजी के IG से जो है प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसकी संरचना पर आते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो एक सामान्य सरल जो प्रतिरक्षी अणु होता है, उसकी संरचना को यदि हम देखते हैं मोटे तौर पर, तो अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह ये दिखाई देता है और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएँ जो है होती हैं। इसका चित्र हम देखें तो ये हमारे पास में एक सामान्य जो है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का चित्र है। ये आपको जो है अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह दिखाई दे रहा है और इसमें 4 श्रृंखलाएँ हैं। यदि हम इसको देखें तो ये जो है 2 इसमें लघु श्रृंखलाएँ हैं जो छोटे रूप में दिखाए गए हैं, और जो शेष 2 भुजाएं हैं ये इसकी जो है दूसरी जो है दीर्घ श्रृंखलाएँ होती हैं। तो ये इसमें जो है 4 श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है और जो है इसमें 2 छोटी और 2 बड़ी श्रृंखलाएँ जो है होती हैं। तो जो दीर्घ और भारी श्रृंखलाएँ होती हैं 2, इनको जो है दीर्घ श्रृंखलाएँ या भारी श्रृंखलाएँ इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो है 440 अमीनो अम्ल जो है होते हैं और लघु श्रृंखलाओं में जो है 220 अमीनो अम्ल होते हैं। और ये जो दोनों श्रृंखलाएँ होती हैं ये जो है आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिरक्षी को हम जो है H2L2 के रूप में जो है दिखाते हैं, हैवी 2 और लाइट 2 इस तरीके से। तो ये जो है जो SS लिखा हुआ है तो ये डाइसल्फाइड बंध हैं जिसके द्वारा ये जो है आपस में जो है जुड़ी हुई होती हैं। और ये 4 जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ हैं। ये प्रोटीन है तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है, तो इनके बीच में जो है पेप्टाइड्स जो है बंध जो है वो होते हैं। तो 4 श्रृंखलाएँ एक सामान्य जो है प्रतिरक्षी अणु में जो है होती हैं और इसे हम H2L2 के रूप में जो है वो दिखाते हैं। अब जो इसकी जो प्रत्येक श्रृंखला है ये जो है 2 भागों में विभक्त होती है। एक भाग इसमें अस्थिर भाग होता है, वेरिएबल होता है, दूसरा भाग इसमें जो है स्थिर होता है। यदि हम इसके जो वेरिएबल या अस्थिर भाग है इसको देखें तो ये प्रतिजन का शीर्ष वाला भाग होता है, प्रतिरक्षी का शीर्ष वाला भाग होता है जो प्रतिजन से जो है जुड़ता है। इस पर प्रतिजन बंधक स्थल जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है यह स्थित होता है और इस भाग को हम जो है पैराटॉप भी कहते हैं, FAB भी इसको कहा जाता है, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग भी इस भाग को हम कहते हैं। इसको देखें तो ये वाला भाग इसका जो है प्रतिजन जो है बंधक स्थल जो है वाला भाग है और ये अस्थिर वाला भाग है जो है ये इतना जो इसका पोर्शन है, ये वाला भाग जो है ये इसका अस्थिर भाग जो है वेरिएबल जो रीजन होता है ये इसका कहलाता है। ये यहाँ पर ये जो है प्रतिजन को जो है प्रतिजन से क्रिया करके जो है उसे अपने साथ जो है बांधने का कार्य जो है वो करता है। तो ये इसका जो है वेरिएबल या अस्थिर भाग होता है। स्थिर भाग जो होता है ये इसका पिछला भाग होता है, पुच्छीय भाग होता है और ये सेल के जो है सेल रिसेप्टर जो कोशिका पर कोशिका ग्राही होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, इसे FC भी कहते हैं और कांस्टेंट से मतलब है। तो ये जो है Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल जो है लचीले होते हैं, इन्हें हिंज का क्षेत्र भी हम कहते हैं। ये इसका जो है यहाँ पर जो है जो ग्रीन सर्कल से दिखाया गया है ये स्थिर वाला भाग जो है ये होता है और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है
इसको जो है हम हिंज का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इसमें लचीलापन होता है, कब्जे की तरह होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में अप डाउन जो है कर सकता है, मुड़ सकता है, इसलिए इसको हिंज का क्षेत्र भी जो है वो कहते हैं। ये इस तरीके से एक दूसरा चित्र है प्रतिरक्षी का। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह इसमें से इसके सारे भाग जो है वो दिखाए गए हैं। ये जो है सीड्स वाला भाग प्रतिजन जो है क्रिया स्थल है, ये इसकी जो है हल की श्रृंखला है, ये दो जो है भारी श्रृंखलाएं, दो हल्की श्रृंखलाएं हैं और दो जो है भारी श्रृंखलाएं हैं। ये आपस में जो है ये SS जो लिखे हुए हैं वो डाइसल्फाइड बंध हैं। ये वाला भाग इसका जो है हिंज का क्षेत्र जो है होता है। तो यह जो है एक सामान्य और जो है सरल प्रतिरक्षी जो है अणु की संरचना होती है। इसमें जो ऊपर वाला भाग है, हमने जैसे पहले ही बताया, ये वाला भाग ये जो है अस्थिर भाग होता है, वेरिएबल होता है, और बाकी का जो नीचे वाला जो भाग होता है इसका जो है ये इतना पोर्शन इसका जो है ये कांस्टेंट होता है, ये स्थिर वाला भाग होता है। दोनों का ऊपरी भाग जो है वेरिएबल और स्थिर भाग जो चेंज होता रहता है, जो नीचे का भाग होता है उसको हम अस्थिर भाग इसका जो है कहते हैं। जो प्रतिरक्षी होते हैं उनके जो विशिष्ट प्रतिजन बंधक स्थल होते हैं, जो सीड्स वाला भाग है, जो वेरिएबल वाला भाग है, इसके आधार पर जो है प्रतिरक्षी 5 मुख्य प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम IgM, IgA, IgG, IgD, IgE के रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं। IgA जो प्रतिरक्षी होती है वो माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, और IgE जो है वो एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाली जो है प्रतिरक्षी होती है। प्रतिरक्षियों का नाम याद करने के लिए एक सरल वाक्य है, माजी रोटी दे। MAG, रोटी को साइलेंट रख देंगे, DE दे, माजी रोटी दे। M IgM, A IgA, G IgG, D IgD, E IgE, माजी रोटी दे। इस तरीके से इस प्रतिजनों के नाम हम जो है याद कर सकते हैं। धन्यवाद।